Good morning students. So today we are going to see NIT, that is Net Indirect Tax. ठीक है, ये भी नेशनल इनकम में हम काउंट करते हैं. ओके, कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम. तो देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़. अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडीज़ क्या होती हैं. सो इनडायरेक्ट टैक्स refers to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services. ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स किसने लगाए हैं? गवर्नमेंट ने लगाए हैं. किसके ऊपर लगाए हैं? प्रोडक्शन के ऊपर. कि अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, या फिर आप उनको सेल कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, तो हम जो है गवर्नमेंट जो है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर देगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देगी. तो देखते हैं कि पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं. ओके, सो डायरेक्ट टैक्स जो है टैक्स हुज लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन. ठीक है, यहाँ पे सेम पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी भी रहेगी और बर्डन भी रहेगा पे करने का. ठीक है, वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि टैक्स हुज लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन टू डिफरेंट एंटिटीज़. यहाँ पे दो डिफरेंट एंटिटीज़ के ऊपर बर्डन रहेगा और पे करने की लाइबिलिटी रहेगी. ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान पे करेगा. तो ये रहे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स आप लोगों के सामने. इनकम टैक्स, ठीक है, ये कौन देते हैं? हमारे इंडिविजुअल्स. कॉरपोरेट टैक्स ये कौन देती है? फर्म्स. वेल्थ टैक्स जो कि मतलब इंडिया में जो है बैन हो गया, इंडिया में नहीं है वेल्थ टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल नाम से पता चल रहा है कि अगर कैपिटल पे गेन हुआ तो उसका टैक्स लगेगा. एस्टेट टैक्स यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स. ठीक है, ये भी कौन देते हैं? इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स. ओके, सो अब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स आते हैं. फर्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल एंड द मेन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, समझते हैं कैसे. देखो, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि जैसे 20 रुपीज़ के मान लो आपने बिस्किट्स खरीदे. ठीक है, तो आप कौन हुए? इंडिविजुअल हुए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर हुए. ठीक है, जिन्होंने 20 रुपीज़ के बिस्किट खरीदे. अब इस 20 रुपीज़ में से जो 10 रुपीज़ है ना, वो तो किसका प्रॉफिट है? हमारे सेल्समैन का. ठीक है, जिसने बेचे हमें. ठीक है, उसने अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचा है आपको 20 रुपीज़ में. और 10 रुपीज़ में उसने किससे ख़रीदा था? फर्म से. ठीक है, सेलर ने 10 रुपीज़ में फर्म से ख़रीदा था एंड 10 रुपीज़ उसने खुद के ऐड कर दिए. तो सेलर ने ये जो 10 रुपीज़ परचेज़ किया है फर्म से, उस पर उसको जो है वो टैक्स देगा, तो उस पर उसको जो है मतलब थोड़ी सी छूट मिल जाती है. तो सेकेंड ईयर में आपके इनकम टैक्स सब्जेक्ट आता है और फाइनल ईयर में आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST एक सब्जेक्ट आता है. तो उसमें आप लोग ITC पढ़ेंगे. ITC मतलब इनकम टैक्स क्रेडिट. तो वहाँ पे सेल्समैन जो होता है ना, उसको थोड़ी सी छूट मिल जाती है जो भी वो टैक्स फर्म को पे करता है. ठीक है, एंड ये जो 10 रुपीज़ है ये वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा. ठीक है, इंडिविजुअल के बिहाफ पे. तो यहाँ पे दो एंटिटीज़ हो गई. ठीक है, दो एंटिटीज़ कौन सी हो गई? एक तो सेल्समैन हो गया और एक इंडिविजुअल हो गया. तो जो सेल्समैन है उसके ऊपर तो क्या थी? लाइबिलिटी टू पे थी. ठीक है, उसी को पे करना था गवर्नमेंट को. लेकिन उसने जो बर्डन था, जो सेल्समैन था, उसने बर्डन जो है वो किस पे डाल दिया? हमारे इंडिविजुअल पे डाल दिया. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स हमने पढ़ा ही था. क्या होता है कि बर्डन जो है वो किसी और पे होता है और जो लाइबिलिटी टू पे होती है वो किसी और की होती है, टैक्स की. ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल इसमें आता है सेल्स टैक्स. ठीक है, सेल्स पे टैक्स लग रहा है. कस्टम ड्यूटी जो कि आप लोग BCom में ही पढ़ेंगे, GST वाले सब्जेक्ट में ही फाइनल ईयर में अपने BCom के, कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि जैसे गुड्स को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है. उसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं. ठीक है, एक्साइज टैक्स. ठीक है, एंड वैल्यू एडिड टैक्स क्या होती है? VAT इसका शॉर्ट फॉर्म है. वैल्यू एडिड टैक्स को अब जो है हमने कंबाइन कर दिया है GST में ही. ठीक है, तो वैल्यू एडिड टैक्स मतलब पहले लगता था गुड्स पे. वैल्यू एडिड टैक्स मतलब क्या हुआ कि वही जैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसमें से अगर आपने वीट परचेज़ किया है तो वो लेट सपोज़ मान लो 5 रुपीज़ का था. ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने उस वीट को क्या बनाया? अपन ने उसको फ्लोर बनाया. ठीक है, उसके मतलब बिस्किट बनाए. जब फ्लोर बनाया तो हमने उसमें और 3 रुपीज़ ऐड कर दिए. जब बिस्किट बनाए तो हमने उसमें और 2 रुपीज़ ऐड कर दिए. ठीक है, तो अगर टोटल अपन गिने तो ये 10 हो गए. तो अब 10 रुपीज़ में हम वो बिस्किट को सेल करेंगे. ठीक है, तो ये हर मतलब स्टेज में जो है ऐड होती जा रही है ना वैल्यू, तो इसीलिए वैल्यू एडेड टैक्स इसका नाम है.
ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज़ ऑन द सेलर बट ही शिफ्ट्स द बर्डन ऑन कंज्यूमर्स बाय इंक्रीजिंग द टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना था उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर थी? सेलर के ऊपर थी, लेकिन उसने क्या किया? शिफ्ट कर दिया अपना बर्डन किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। किस तरीके से? बाय इंक्रीजिंग द टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा ही था 20 रुपीज़ कर दी थी उसने प्राइस, जबकि प्राइस कितनी होनी चाहिए थी? 10 होनी चाहिए थी, लेकिन उसको गवर्नमेंट को पे करना था इसलिए उसने 10 रुपीज़ और इंक्रीज़ कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। एग्जांपल देखते हैं कैसे बढ़ती है। इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर्स इज़ ₹500, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यानी कि इतने में हमने बनाया, कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? लागत भी बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब इतना कॉस्ट लग गया हमारा स्पीकर्स को बनाने में 500 रुपीज़। एंड गवर्नमेंट लेवीज GST ऑफ 10%, ठीक है। गवर्नमेंट ने 500 पे 10% GST लगाया है। देन द प्राइस ऑफ स्पीकर्स विल इंक्रीज टू ₹550 ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब ये प्राइस कैसे बढ़ी? 550 हो गई, मतलब अब टोटल प्राइस जिस पे हम जो है इसको हम परचेज़ प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो कौन सी हुई हमारी? कॉस्ट प्राइस हुई CP, और ये कौन सी हुई? परचेज़ प्राइस, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? परचेज़ प्राइस या फिर सेल्स प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी है कॉस्ट प्राइस 500 और सेल्स प्राइस क्या हो जाएगी? 550। ये कैसे हुई? 10%, 500 का 10% निकाल के हमने इसमें ऐड कर दिया 500 में। तो यहाँ देखो ₹500 प्लस ₹50। ₹50 कैसे आया? 500 इंटू 10%, ठीक है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 50 आ गया। तो 50 इसमें ऐड करा, 500 प्लस 50 इक्वल्स टू 550 हो गया, ठीक है। ये 500 क्या है? हमारा कॉस्ट या फिर फैक्टर कॉस्ट, और इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है। COP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। तो कॉस्ट ये इतनी थी हमारी, फैक्टर कॉस्ट भी इसको हम बोलेंगे। एंड 50 रुपीज़ हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? GST या फिर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया, जो कि हमें गवर्नमेंट को देना है, यानी सेलर को गवर्नमेंट को देना है। एंड इसीलिए जो टोटल प्राइस है या फिर सेल्स प्राइस है वो कितनी हो गई? ₹550, टोटल कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स के 2 लास्ट पॉइंट और बच रहे हैं, वो है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज डज नॉट अराइज इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, ठीक है। अब सब्सिडीज़ कौन देती है? गवर्नमेंट ही तो देती है। तो अगर कोई 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? सिर्फ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स ही तो होती है ना। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो फिर सब्सिडीज़ कौन पे करेंगे? तो इसीलिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडीज़ होती हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जो आप टैक्स पे करोगे वो गवर्नमेंट को ही तो पे करोगे, है ना। तो इसीलिए हाउस होल्ड्स और फर्म्स, यानी कि अगर सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी होगा तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ नहीं होंगी, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ रेलिवेंट इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी में ही लागू होता है इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट और सब्सिडीज़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 4 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे? 3 सेक्टर इकोनॉमी में तो क्या हो जाएंगी हमारी? गवर्नमेंट्स, और 4 सेक्टर में कौन हो जाएंगे? हमारे फॉरेन वर्ल्ड, ठीक है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं ROW, ठीक है। उन्हीं को तो हम पे करेंगे टैक्स, ओके। थैंक यू।